जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एएसके आनंद और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में। ठीक है, सीटेट परीक्षा 2026 का यह मॉडल पेपर 8 होगा, जिसमें से हम सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का यह मॉडल पेपर 8 है, जिसमें से पीवाईक्यू क्वेश्चंस आधारित ये मॉडल पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर हर पॉइंट से सवाल उठाए गए हैं, प्रश्न, चाहे वो सीडीपी का कोई भी पार्ट हो, कोई भी बिंदु हो, हर जगह से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह मॉडल पेपर। और आपके पेपर फाइनल पेपर में यहाँ से कई क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यहाँ पर सीडीपी के कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों होगी। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जो है कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल का नया ढांचा क्या है। तो शिक्षा का नया ढांचा क्या है? क्या 10+2 है, या फिर 5+3+3+4 का है, या फिर 5+3+3+2 का है, या फिर 5+4+3+3 का है? तो देखिए बेटा, जो आपका नया बना हुआ है 2020 के अनुसार, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 5+3+3+4 का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका होगा 5 साल, तो ये 5 साल आपकी एज को नहीं दर्शा रहा है, ये फाउंडेशन दिखा रहा है। ठीक, फाउंडेशन यानी कि 3 साल प्री प्राइमरी, यानी कि सॉरी 3 साल जो होगा आपका आंगनवाड़ी होगा शुरुआत का। इसमें जो 5 है आपका, ये 30 साल का जो है आंगनवाड़ी होगा इसमें, और 2 साल का आपका कक्षा 1 और 2 होगा। ठीक है, कक्षा 1 और 2 होगा। यहाँ पर कक्षा 3, 4 और 5 होगा। यहाँ पर आपका 6, 7 और 8 का होगा, और ये जो 4 है ये होगा 9, 10, 11 और 12। तो ये 5+3+3+4 का ढांचा है, जो वर्तमान यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार। पुराना क्या था? तो 10+2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन ए कह रहा है संवेदीगामक, बी पूर्व संज्ञानात्मक, 3 मूर्त संज्ञानात्मक, और डी है आपका औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो देखिए, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का कब आता है बेटा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार बदलने से उसकी मात्रा या वजन नहीं घटता है। ठीक है, यानी मान लो कोई जो है, आपको सबसे ज्यादा एग्जांपल जो आता है पानी का आता है, यानी कोई बड़ा ग्लास, चौड़ा ग्लास हो, और कोई लंबा ग्लास हो। ठीक है, कोई हो आपका लंबा ग्लास। ठीक है, तो अगर 1 लीटर पानी यहाँ पर, 1 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है और ये यहाँ तक है, और दूसरे में यहीं तक आ गया, तो बच्चा इस बात को समझ लेता है कि इसका आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलेगी, या फिर वजन नहीं कम, या लीटर में कम नहीं हो जाएगा। यानी कि इसमें भी 1 लीटर है, वही 1 लीटर इसमें आएगा, इस बात को वो समझने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी कि लर्निंग एक कैसी विधि है? तो क्या व्यक्तिगत विधि है, निष्क्रिय विधि है, अनुबंधित है, या फिर सामाजिक है? तो बेटा, लेवाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो अगर इनसे कोई भी जहां पर विकल्प मिले सामाजिक, तो सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मानता है कि अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? सत्यवादी होनी चाहिए, अधिनायकवादी, या फिर सुगमकर्ता, या फिर उपदेशक? तो हमेशा आपको बताया गया है कि ये सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेगा शिक्षक, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जहाँ पर बच्चा अच्छे से सीख सके। अगला क्वेश्चन है, समय से शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो क्या है मूल उद्देश्य? क्या व्यक्ति विशेष बच्चों की अलग करना स्कूल? तो नहीं, स्कूल को अलग करना नहीं है। अगला कह रहा है सभी बच्चों के लिए समान मानक पाठ्यक्रम तैयार करना। तो मानक आपका जो है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, आपका गलत हो जाएगा। ये अगला ऑप्शन है, जैव विविधता का यानी कि विविधता का उत्सव मनाना और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो समय से शिक्षा होती है, इसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं, चाहे दिव्यांग हो, चाहे प्रतिभाशाली, चाहे पिछड़े बालक, या सृजनशील जो भी हो, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। तो वहाँ पर विविध विविध प्रकार के बच्चे होंगे, तो उसका जो है क्या मनाना है? उत्सव मनाना है। ठीक है, उसको बाधा नहीं मानना है। और व्यक्तिगत की जरूरतों को पूरा करना। व्यक्तिगत क्यों? क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, तो अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से उनको पढ़ाना होगा। जैसे दृष्टि बाधित के लिए अलग शिक्षण विधि होगी, और श्रवण बाधित के लिए अलग होगी। उसमें किसी को विजिबिलिटी मतलब किसी को दिखता नहीं है, तो ब्रेन लिप का और ऑडियो का
प्रयोग किया जाएगा, और जो उसको सुनाई नहीं देता उसको दृश्य सामग्रियाँ और जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? तो क्या पूर्व परापरंगित स्तर पर आएगा, परापरंगित स्तर पर आएगा, उत्तर परापरंगित पर आएगा, फिर अमूर्त परापरंगित पर आएगा? तो देखिए यहाँ पर बेटा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, पूर्व परापरंगित स्तर। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के स्तर में पूर्व परापरंगित यानी पहले चरण में बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉन चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता कैसी होती है? तो क्या अर्जित की जाती है भाषा, आपसे भाषा अर्जित की जाती है, या फिर जन्मजात होती है, या फिर अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, या फिर आपका केवल अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जन्मजात होती है भाषा। नॉन चॉम्स्की का मानना है कि भाषा अर्जन क्षमता यानी कि एलएडी जो डिवाइस होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है, और भाषा जो है भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन, करें एनईपी 2020 में परख क्या है? तो क्या एक नया स्कूल बोर्ड है, या फिर आपका एक नई छात्रवृत्ति योजना है, या फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है? देखिए सही जवाब बेटा क्या जाएगा, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। ठीक है, देखिए इसका पूरा नाम अगर परख का पूछते तो परख का पूरा नाम क्या बताएंगे? तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस जो है एनालिसिस नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये पूरा आपका परख का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जवाब सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडटीपीडी की अवधारणा किसने दी है? तो क्या जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, या फिर बीएफ स्किनर, या फिर हावर्ड गार्डनर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, लेवाइगोत्स्की। यानी कि ये होता क्या है, तो हमने कई बार बताया, जो बच्चा खुद से सीख रहा हो और जो किसी के माध्यम से सीखा हो, तो उसके दोनों के बीच का अंतर होता है, तो जो दोनों के बीच का अंतर आएगा तो यही आएगा ना। तो ये हो जाता है कि जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगर यहाँ पर इसके फोल्डिंग पूछता तो इसको फोल्डिंग की अवधारणा भी इन्होंने दी है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच पूछता तो उसकी अवधारणा इन्होंने दी है, एमक्यू की पूछता तो भी अवधारणा इनके द्वारा ही दी गई है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना शिक्षा बिना बोझ के किस रिपोर्ट पर आधारित है? तो किसके आधार पर है ये? कोठारी आयोग, यशपाल समिति, या फिर मुदलियार, या फिर राधाकृष्णन आयोग? तो शिक्षा बिना बोझ के जो बेटा वो है आपका यशपाल समिति के, किससे? यशपाल समिति, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाली जो 1993 की रिपोर्ट आई, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना शिक्षा बिना बोझ के, एनसीएफ 2005 के आधार पर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसकी कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो क्या पढ़ने से, लिखने से, चलने फिरने से, या फिर सुनने से? तो बात आई डिस्लेक्सिया की, तो डिस्लेक्सिया बेटा पढ़ने से संबंधित विकार होता है, जिसमें से बी को डी पढ़ना, डी को बी पढ़ना, या फिर शब्दों को पहचानने में गलती करना, या फिर उच्चारण की कमी होना, उच्चारण में गलती करना, तो ये सभी होती है डिस्लेक्सिया जो होता है, डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया पूछते तो आप लिखने से। ठीक है, सुनने से क्या होता है, सुनने और चलने फिरने से कौन कौन सी होती है उनको आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया की समझ बनाने के लिए अपनी किस मानसिक संरचना का प्रयोग करते हैं? तो क्या आईक्यू का, स्कीमा का, अनुबंधन का जो है, या फिर उद्दीपन का? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, स्कीमा, यानी कि जानकारियों को छोटे छोटे पैकेट के रूप में संरचित करना आपका स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर ने बहुविध सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा और इरादों को समझने की योग्यता क्या कहलाती है? तो अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक, या फिर तार्किक? तो देखिए बात आई दूसरे की, तो दूसरे की हो जाएगी आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, इसमें जो है आप इंग्लिश चाहे तो याद रख सकते हैं, इंग्लिश को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये दूसरों के लिए हो जाएगी, या ये अपने लिए खुद के लिए हो जाएगी। ठीक है, अगला आपका समावेशी कक्षा में एक छात्र जो है दृष्टिबाधित छात्र के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि कोई बच्चा है जो दृष्टिबाधित है उसके लिए क्या करना चाहिए? बाहर भेजना चाहिए कक्षे से? तो नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे, ना ही अलगाव करेंगे, ना ही पढ़ाने से मना करेंगे, ना ही उसकी अवहेलना करेंगे, ना ही इसको आप अनदेखा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी कह रहा है केवल
मौखिक निर्देश देना चाहिए? तो नहीं, मौखिक निर्देश देने से काम नहीं चलेगा आपको। ऑप्शन सी कह रहा है ब्रेन लिपि और श्रव्य यानी कि ऑडियो सामग्री का उपयोग करेंगे, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका दृष्टिबाधित बच्चा है उसके लिए आप स्पर्श करने वाली यानी कि ब्रेन लिपि का प्रयोग करिए और ऑडियो सामग्री का प्रयोग करिए, ठीक है, तो उससे बच्चा सीख लेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। करण कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह चरण जहां बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करते हैं। तो ऑप्शन ए जा रहा है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, या ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक विकास। तो यहाँ पर बेटा सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी आपका, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश और डैश डैश है, तो क्या है? ऑप्शन ए सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, या फिर सक्रिय और व्यक्तिगत है। तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर सक्रिय और सामाजिक हो जाएगा, ठीक है, सक्रिय और सामाजिक यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास से पार की ओर बढ़ता है? तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या समीपस्थ द्रवभूमिक होगा, या फिर शीर्षगामी, या फिर निरंतरता, या फिर एकीकरण। तो जब बता दिए है सिर से पैर की ओर, तो क्या हो जाएगा? इसमें आप बेटा जाएंगे शीर्षगामी, ठीक है, शीर्षगामी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एनईपी 2020 किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल शिक्षा के दायरे में लाने की बात करता है? तो देखिए यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं। यहाँ पर बात की है एनईपी 2020, और एनईपी 2020 आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो क्या लगाएंगे? 614 वर्ष, 318 वर्ष। तो बेटा यहाँ पर 318 वर्ष हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंगनबाड़ी शुरू होता है, जो आपका 5+3+3+4 की संरचना होती है, तो यहाँ पर बच्चा जब इसमें जाता है तो 3 साल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 3 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो एनईपी 2020 के अनुसार 3 से 18 वर्ष होगी। और आपका जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, लेकिन दिव्यांग के लिए पूछता तो फिर 6 से 18 वर्ष होता। तो ध्यान दीजिएंगे एनईपी 2020 के अनुसार 3 से 18 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे निष्पादन के और वर्तमान स्तर में सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो क्या आप इसे खोजपूर्ण अधिगम कहेंगे, पाण, या फिर अनुकूलन, या फिर सातकरण? तो हो जाएगा आपका पाण यानी कि इसको फोल्डिंग, ठीक है, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की औपचारिक संक्रामक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? वस्तु स्थायित्व, जीवाद है, अमूर्त और परिकल्पना चिंतन है, फिर आपका संरक्षण अभाव है। तो यहाँ पर सही जवाब बेटा क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि अमूर्त परिकल्पना चिंतन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि लड़के रोते नहीं है, यह कथन दर्शाता है कि जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पहचान, या फिर जेंडर स्थिरता। तो सही जवाब बेटा जाएगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता को, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को यह दर्शाता है कि लड़के रोते नहीं है, फिर लड़के जो है बाहर के काम करेंगे, फिर लड़कियां ही खाना पीना बनाएंगी, घर के काम काज देखेंगी, तो ये सभी रूढ़िवादिताएं हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 में गणित के किस उद्देश्य पर जोर देता है? जो एनसीएफ 2005 है गणित का किस गणित शिक्षण है किस पर उद्देश्य दे, मतलब प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या होता है? तो क्या केवल गणना गणना करना सिखाना तो नहीं, केवल सूत्रों को टालना नहीं, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो बेटा जो शिक्षक शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, वो होना चाहिए आपका 1:30, यानी 30 छात्र, मतलब 30 छात्र होंगे जब, तो उन पर एक शिक्षक होगा। लेकिन ये संख्या अगर 200 से प्लस जाती है, यानी 200 से अधिक होती है, तो 1:35 का फिर हो जाएगा। और जूनियर लेवल पर 1:40 का होता है, यानी 40 बच्चों पर एक टीचर होगा। अगला क्वेश्चन चॉम्स्की के मस्तिष्क के स्थित यानी कि एलईडी के बताते हैं ना, एलईडी के बारे में कि जन्मजात क्षमता होती है बच्चे में, एलईडी नामक एक यंत्र होता है बच्चे में जन्मजात, तो उसका बताने की पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म उसका क्या है? तो बेटा इसका जो है जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए जाएगा, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आकलन
यानी कि असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों को रैंक देना। देखिए, रैंक देना बेटा नहीं होता है आपका, बच्चों को जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना नहीं होता है। छात्रों के सीखने को अंतराल समझने और मदद करना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन का द्वितीय संस्था। ठीक है, द्वितीय संस्था क्या हो जाएगी? यानी कि सेकेंडरी एजेंसीज क्या होती हैं? तो सेकेंडरी एजेंसी बच्चा होता है विद्यालय और मीडिया। बाकी अगर प्राइमरी पूछते तो आप परिवार लगा देते, और परिवार में ही माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, और आपका आस पड़ोस आता है यानी कि निकटतम। तो ये सभी प्राइमरी के हैं। बाकी आपका जो बी वाला है विद्यालय और मीडिया आपका सेकेंडरी है। ठीक है, या गौड़ इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन एनईपी 2020 किस भाषा सूत्र की वकालत की गई है? तो किसकी की गई है? द्विभाषा की तो द्विभाषा की नहीं की गई, त्रिभाषा तो हाँ बिल्कुल। जिसमें से एक आपकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होगी, दूसरी आपकी हिंदी या संस्कृत यानी कि किसी राज्य की भाषा होगी, और तीसरी आपकी एक विदेशी भाषा होगी। तो त्रिभाषा सूत्र की वकालत की गई है एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो है जो 100 का वास पढ़ता है और न्यूक्लियर का अनक्लियर पढ़ता है, इसे वह किससे पीड़ित है? तो कौन सा विकार उसमें? क्या डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, फिर एडीएचडी? तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया यानी उसको पढ़ने या समझ जो शब्दों को उच्चारण करने में फिर समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जाएगा बेटा, सॉरी ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया लिखने से होती है, डिसकैल्कुलिया आपका जो है गणती गणना से होती है, और एडीएचडी जो होता है बेटा वो ध्यान का एकाग्र न कर पाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग की आलोचना किस आधार पर की गई है? देखिए बेटा, किस आधार पर की गई है? क्या उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को महत्व दिया है? तो नहीं, इसके लिए नहीं की जाता। क्या सिद्धांत नारी परिप्रेक्ष केयर एथिक्स की कमी? तो हाँ बिल्कुल। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, इनमें जो इन्होंने 6 से 15 वर्ष के बच्चों को खाली शामिल किया था। 6 से 15 वर्ष के सिर्फ लड़कों को शामिल किया था, लड़कियों को इन्होंने शामिल नहीं किया था। इन्होंने इसीलिए कैरोल गिल्सन ने इनकी जो है अवहेलना की है या उपेक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा बाल विकास के संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है और उसका अर्थ क्या है? सेंसिटिव अवधि का अर्थ यहाँ पे पूछा है ना, अवधि का अर्थ पूछा है, काल नहीं पूछा है आपसे। तो बेटा जो अर्थ होता है इसका क्या होता है? वह बहुत, जब बच्चा बहुत भावुक होता है तो भावुक वाला नहीं होता है। विशिष्ट क्षमताओं के लिए इष्टतम काल, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संवेदी काल, जो संवेदनशील अवधि होती है, तो ये इसको कहते हैं बेटा संवेदी कामक अवस्था या फिर इंद्रजनित अवस्था होती है, जो कि जन्म से 2 वर्ष चलती है या बहुत ही संवेदनशील होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेटा तो आपका सीडीपी का मॉडल पेपर 8 था ये। अब आपने इसमें से कितने सही जवाब दिए वो बताएं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपने व्यक्तिगत नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।